जब डोनाल्ड ट्रंप इस समय चाइन के लिए उड़ान भरते हैं तो ये केवल राजनयिक यात्रा नहीं है। ये निश्चित रूप से सिर्फ एक फोटो खिंचवाने का मौका नहीं है। ये सिर्फ एक व्यापार वार्ता भी नहीं है। ये एक घोषणा है, अमेरिका के वैश्विक हितों की घोषणा, ऐसे समय में जब मध्य पूर्व अब सिर्फ तेल के बारे में नहीं रह गया है। ये अब सिर्फ आतंकवाद, युद्ध या पुरानी दुश्मनियों तक सीमित नहीं है। आज मध्य पूर्व हमारे समय के निर्णायक संघर्ष का एक प्रमुख युद्ध क्षेत्र बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव बनाम चीनी जनवादी गणराज्य का प्रभाव। मीडिया ये बात समझ नहीं रहा है कि ट्रंप मध्य पूर्व को स्थिर करने के लिए चीन पर निर्भर नहीं है। वो ईरान को रोकने के लिए बीजिंग से नहीं कहेंगे। अमेरिका, इजराइल ये कर सकते हैं, ट्रंप जानते हैं। उनकी रणनीति शायद बिल्कुल उल्टी है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन मध्य पूर्व को अस्थिर करना बंद करे, क्योंकि अभी भी बीजिंग ईरान में पैसा डाल रहा है। वे तेल खरीद और तकनीक ट्रांसफर कर रहे हैं, वे बुनियादी ढांचा बना रहे हैं और वे ईरानी शासन को जिंदा रखने के लिए उसे आखिरी सांसों पर या जीवन समर्थन पर, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं, जीवित रखने के लिए कूटनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। और ट्रंप चाहते हैं कि यह सब रुक जाए। अब राष्ट्रपति ट्रंप क्यों सोचते हैं कि उनके पास दबाव बनाने की बढ़त है? अभी क्यों? एक शब्द, होर्मुज जलडमरू मध्य, पर्शियन गल्फ के नीचे वो सकरा रास्ता। लगभग 50% चीन का आयातित कच्चा तेल उसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। 1.5 अरब लोगों वाले देश का 50%। अब इस बारे में सोचिए, यहां मामला गंभीर हो जाता है। ट्रंप इसे समझते हैं क्योंकि अमेरिका के पास भी एक चोक पॉइंट है। चाइना ने अमेरिका को सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, हमारे फोन के चिप्स, हमारे फाइटर जेट्स के चिप्स, हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के चिप्स पर जकड़ रखा है। चाइना ने खुद को इन सब पर हावी होने के लिए तैयार कर लिया है। AI सिस्टम्स, सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, एडवांस्ड हथियार। हम जो बहुत सी चीजें रोज इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज्यादातर उन चीजों पर चलती हैं जिन्हें चीन नियंत्रित करता है। तो ट्रंप ने पिछले 1.5 साल अपनी पिछली सरकार के साथ मिलकर अमेरिका को चीन से अलग करने की कोशिश की है। वो चिप निर्माण को वापस देश में लाने, बीजिंग को उन्नत AI से रोकने और अमेरिकी औद्योगिक क्षमता को फिर से बनाने की बात करते हैं। क्योंकि डर, एक बहुत ही वास्तविक और गंभीर डर ये है कि भविष्य के किसी संघर्ष में चीन उस सप्लाई चेन को अमेरिका के खिलाफ हथियार बना सकता है और इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं अमेरिका के लिए भी और निश्चित रूप से इजराइल के लिए भी। लेकिन ट्रंप ने 1.5 साल तक साथ साथ कुछ और भी किया। वो जान रहे हैं कि चाइन कहां कमजोर है और चीन मध्य पूर्व में बेहद असुरक्षित है। आइए मान लेते हैं कि हम भी उस कमरे में मौजूद हैं। चलिए बंद दरवाजों के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो बातचीत कैसी होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है राष्ट्रपति ट्रंप शी जिनपिंग से क्या कहने वाले हैं। शी, क्या आपको लगता है कि ईरान आपका साझेदार है? वे नहीं है, वे आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। होर्मुज से गुजरने वाला हर टैंकर उन्हें आपकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की ताकत देता है। क्या आपको लगता है कि तेल खरीदकर आप शासन को नियंत्रित करते हैं? शासन चोक पॉइंट नियंत्रित करता है और वे इसे जानते हैं। आप उन लोगों पर निर्भर हैं जिन्होंने अस्थिरता को अपनी विचारधारा बनाया है। वे समुद्री मार्गों पर दबाव बनाते हैं, वे ऊर्जा बाजारों पर दबाव बनाते हैं, वे खाड़ी पर दबाव बनाते हैं। हर साल शी, आपकी निर्भरता उन पर बढ़ती है। और जब वे होर्मुज को जकड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? यूरोप को नुकसान होता है, हमें नुकसान होता है, लेकिन आपको ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो बात यह है, शी, समस्या ईरान नहीं है, समस्या वहां का शासन तंत्र है। मुझे लगता है ट्रंप बंद दरवाजों के पीछे और आगे बढ़ेंगे। वो कहेंगे, शायद अब इस शासन को बनाए रखने से आगे सोचने का समय आ गया है। शी, शायद मध्य पूर्व की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए वास्तव में उसे हटाकर उसकी जगह नया शासन लाना जरूरी है। अगर हम माने कि शी जिनपिंग विरोध नहीं करेंगे तो हम भोले होंगे। वे इसका विरोध करेंगे और शायद कहेंगे, डोनाल्ड, शासन परिवर्तन अनिश्चितता लाता है। इराक और लीबिया को देखो, इराक में तुम लोगों को कितनी सफलता मिली। डोनाल्ड, चलो शासन में सुधार करते हैं। यह पतन के जोखिमों की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन इसमें विडंबना है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाइन के लिए सुधार का मतलब पश्चिमी ढंग के सुधार जैसा नहीं है।
चाइन ने आर्थिक स्थिति सुधारी, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक रूप से वो बहुत आक्रामक रूप से अधिनायकवादी ही रहा। ये दमनकारी ही रहा। तो जब चाइन ईरान में सुधार की बात करता है तो उसका असली मतलब होता है कि शासन को बनाए रखें, उन्हें उनकी दमनकारी विचारधारा रखने दें, बस इसे थोड़ा कम विघटनकारी बना दें। और यहां राष्ट्रपति ट्रंप इसे पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। अपनी सोच में वो इसे पूरी तरह से खारिज कर देते हैं, क्योंकि ट्रंप एक बुनियादी बात को समझते हैं। विचारधारा शासन के लिए द्वितीयक नहीं है, विचारधारा ही शासन है। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स किसी देश की रक्षा के लिए नहीं है, ये क्रांति का निर्यात करने के लिए मौजूद है। यही इसका पूरा उद्देश्य है। अब यह बात हमारे चाइन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। चाइन की महान रणनीति उस एक संसाधन पर टिकी है जो चीनियों के पास है, और वो है समय। उनके पास समय की ऐसी समझ है जो पश्चिमी देशों ने भुला दी है। बीजिंग दशकों में और कभी-कभी सदियों में सोचता है, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों का बड़ा हिस्सा चुनावी चक्रों में सोचता है, 4 साल, शायद 8 साल। चाइना में असली चुनाव नहीं होते, और इससे उन्हें नेतृत्व में निरंतरता मिलती है। समय के साथ किसी रणनीति को लागू करने की निरंतरता मिलती है। बीजिंग और तेहरान दोनों मानते हैं कि भविष्य में कोई अमेरिकी प्रशासन उन्हें रियायत देने के लिए ज्यादा तैयार होगा। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शिखर सम्मेलन से पहले दांव लगा रहे हैं। मुलायम नीति के दिनों में वापसी, तुष्टीकरण की वापसी, ओबामा के वर्षों में वापसी, जब आयतोल्लाहों को 150 अरब डॉलर और परमाणु हथियार की ओर रास्ता मिला था। अब ट्रंप ये जानते हैं, इसीलिए वो अब कदम उठा रहे हैं। क्योंकि रणनीतिक अवसर हमेशा खुले नहीं रहते। और मैं कुछ कहना चाहता हूं, एक और बात जो मुझे लगता है बेहद जरूरी है, जिसे कहना चाहिए। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दीर्घकालिक अस्तित्व को अगले चुनाव से अधिक अहमियत देते हैं। कई विशेषज्ञ मध्यावधि चुनावों पर चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप अमेरिका का भविष्य देखते हैं और उससे अभी निपटना चाहते हैं। यहां एक राजनीतिक सच्चाई है। राष्ट्रपति ट्रंप जैसे नेता जो पूर्व निरोधक हमला करते हैं, अक्सर सर्वेक्षणों में नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप खतरे को खत्म कर देते हैं, आप ये साबित नहीं कर सकते कि वो खतरा था और वो खतरनाक था। हमेशा कुछ लोग कहेंगे वे इतने खतरनाक नहीं थे। आपको कैसे पता कि वे परमाणु हथियार इस्तेमाल करने वाले थे? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब देने का एकमात्र तरीका यही है कि तब तक इंतजार करें जब तक वारहेड पहले ही हवा में न हो जाए। ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इंतजार नहीं करेंगे। अब आइए गहराई से इजराइल की चर्चा करें, क्योंकि वो इस पूरे समीकरण का केंद्र है और बीजिंग ये जानता है। इजराइल आज एक क्षेत्रीय महाशक्ति है। हम 7 अक्टूबर के बाद मध्य पूर्व में एक महाशक्ति बनकर उभरे हैं। सैन्य रूप से, खुफिया में, साइबर में, मिसाइल रक्षा में और युद्ध के मैदान पर हमारी सैन्य उपलब्धियों में। और हम अमेरिका के साथ भी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की साझेदारी इस रणनीति की रीढ़ है, यह संयोग नहीं। ये दो नेता हैं जो ईरानी खतरे पर समान दृष्टिकोण रखते हैं। वे इसे मीठी बातों में लपेटने से इनकार करते हैं। वे ये दिखावा करने से इनकार करते हैं कि उस शासन को तर्क से मनाया जा सकता है। और अभी ये मेल बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ये एक ऐसी बात है जो चीनी इस गठबंधन के बारे में जानते हैं। जब ईरानी लोग सड़कों पर उतरते हैं, चाहे ईरान के अंदर हों या दुनिया भर में, इस शासन से आजादी की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हों, तो वे जो झंडे लहरा रहे होते हैं वे अमेरिकी झंडे होते हैं और वे इजरायली झंडे होते हैं। वे चीनी झंडे नहीं होते। अब चाइन इजराइल को मध्य पूर्व में ताकत के लिहाज से एक अहम खिलाड़ी के रूप में देखता है। वे ये भी जानते हैं कि इजराइल एक तकनीकी केंद्र है, एक लॉजिस्टिक्स सेंटर है और मध्य पूर्व में एक आर्थिक आधार है। उन्होंने बदले में भारी निवेश किया है, मध्य पूर्व भर में, बुनियादी ढांचे में, बंदरगाहों में, यहां तक कि इजराइल में भी, और पूरे क्षेत्र में तकनीक में। चाइन वैश्विक व्यापार की धमनियों के पास रहना चाहता है और प्रमुख धमनी इजराइल के बीच से गुजरेगी। और ट्रंप भी इसे देख रहे हैं और वाजिब तौर पर वो चिंतित हैं, क्योंकि इस यात्रा में वो सिर्फ ईरान पर दबाव नहीं बना रहे हैं, ये कुछ बहुत बहुत बड़ा है। वो पूरे मध्य पूर्व में फैल रहे दीर्घकालिक चीनी प्रभाव का मुकाबला कर रहे हैं।
तो आइए अब इस जानकारी को अपने संदर्भ में समझें। मुझे क्या लगता है कि यह यात्रा असल में किस बारे में है? ये ऊर्जा के बारे में है, ये समुद्री मार्गों के बारे में है, ये रणनीतिक अवरोध बिंदुओं के बारे में है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, ये समुद्री बंदरगाहों के बारे में है, ये एआई दुर्लभ मृदा खनिजों के बारे में है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सैन्य तैनाती और इस ग्रह पर भविष्य की शक्ति संतुलन के बारे में है। हम एक वैश्विक बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। हम 2026 के साल को उस समय के रूप में देखेंगे जिसने आने वाले दशकों में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होने वाली घटनाओं की नींव रखी। अब चाइन के पास धैर्य है, चाइना के पास निरंतरता है, और बीजिंग को उम्मीद है कि अमेरिकी लोग थक जाएंगे। देश और अमेरिकी लोग रास्ता बदल लेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो नरम हो, जो ज्यादा समझौतावादी हो, जो पुराने तरीकों पर वापस चला जाए। लेकिन ट्रंप ये जानते हैं, यही वजह है कि वो अभी उस विमान में सवार होते हैं जब ये अवसर की खिड़की खुली है, जब ईरान सबसे कमजोर है, जब दुनिया देख रही है वो अपने साथ कुछ बहुत बहुत शक्तिशाली लेकर जा रहे हैं। चाइन की कमजोरी को समझना और उसका फायदा उठाने की इच्छा। ये ट्रू ईस्ट है। मैं दरोन स्पीलमैन हूं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।